जब भी इस युवा को अपनी शक्ति का आभास हुआ है तब तब इतिहास लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक सपना अपने मन के अंदर सोचे हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा ली है। वो सपना है भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना, और हम उस और ही काम कर रहे हैं। आदरणीय भावेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग का बड़ा प्रदर्शन किया तो उसके अंदर सबसे अग्रिम भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय भागीरथ चौधरी जी थे, जिन्होंने युवाओं के साथ युवा की ताकत दिखाते हुए बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन किया और ये बताया इस कांग्रेस सरकार को कि हमारा युवा आज दलदल की ठोकरें खा रहा है। भागीरथ जी ने पहली पंक्ति के अंदर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने का काम किया, दिग्गज जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम। और अगर ऐसे सांसद जो अजमेर के सांसद है वो अगर युवाओं के सामने फ्रंट में अगर खड़े होते हैं तो हजारों कांग्रेसी अगर मैं रोकने की कोशिश करते तो मैं उनको दगा करके हम आगे निकल जाते। संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस और युवा चलता है उस और जमाना चलता है। भागीरथ चौधरी जी को दिया हुआ एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों की विरासत में इन्हें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरा मोदी भागीरथ चौधरी, हम सबका मोदी भागीरथ चौधरी, राष्ट्र हित में, सनातन हित में और इस भारतवर्ष को ऊंचाइयों पहुँचाने के लिए हम कहना चाहेंगे एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये भारत वो भारत है जहां 11 वर्ष की आयु में ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ लिख डाला। ये भारत वो भारत है जहां 15 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी ने किले को फतेह किया। ये भारत वो भारत है जहां 23 वर्ष की आयु में देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूम लिया। ये भारत वो भारत है जहां 25 वर्ष की आयु में अपनी बात, अपनी सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा का आन रखने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने बंदूक में बची एक आखिरी गोली को अपने सर में उतार लिया। यह भारत वो भारत है जहां 29 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई ने कमर से अपने पुत्र को लपेटा और ब्रिटानी हुकूमत के खिलाफ टक्कर ली। और यह भारत वो भारत है जहां 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में शिरकत करते हैं और अपने उद्बोधन के प्रारंभ में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कह करके संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी इस युवा को अपनी शक्ति का आभास हुआ है तब तब इतिहास लिखा गया है, और ऐसा ही कुछ इतिहास लिखने की ओर आगे बढ़ चले हैं अजमेर देहात के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री अर्जुन नलिया जी। सर, आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं। अर्जुन नलिया जी, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दूरी पर है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय भावेश जी, सर्वप्रथम मैं माँ भारती के श्री चरणों में नमन करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हमने जो लक्ष्य लिया है, अब की बार 400 पार, तो आप सबको ध्यान में है। आज पूरे भारत के अंदर युवाओं के अंदर एक उत्साह है, जो नव मतदाता है उनके अंदर आज उत्साह है कि हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, इस बार हमें राष्ट्र को वोट करना है, इस बार हमें मोदी जी को वोट करना है। आप सबको ध्यान में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आम जन को साथ लेकर प्रत्येक वर्ग के अंदर जो काम किया, आज युवा खुश है, आज महिलाएं खुश है, आज किसान वर्ग खुश है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों की अगर हम तुलना करते हैं तो 10 वर्षों पहले भारत कैसा था और 10 वर्षों के बाद भारत कैसा है। आज का युवा एक ही बात कहता है, मोदी जी से पहले सत्ता थी, मोदी जी के बाद सेवा है। मोदी जी से पहले मलिनता थी, मोदी जी के बाद स्वच्छता है। मोदी जी से पहले आतंक था, मोदी जी के बाद शांति है। मोदी जी से पहले तंबू था, मोदी जी के बाद भव्य मंदिर है। मोदी जी से पहले विभाजन था, मोदी जी के बाद एकता है। मोदी जी से पहले अन्याय था, मोदी जी के बाद न्याय है। मोदी जी से पहले निराशा थी, मोदी जी के बाद आशा है। मोदी जी से पहले तुष्टीकरण था, मोदी जी के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इस बार हम फिर अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और इस बार हम 400 पार ही नहीं 400 450 पार करेंगे इस बार हम। बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली भैया। एक रैपर भी आप पे प्राउड फील कर रहा है जिस तरीके से आपने बात बोली। कैसे याद किया, पहले तो ये बताओ।
याद क्या करना। आज का हर युवा देख रहा है कि किस तरीके से हमें खुशहाली मिल रही है, किस तरीके से हमें सेवा मिल रही है, किस तरीके से हमें न्याय मिल रहा है, किस तरीके से हमें आशा मिल रही है, किस तरीके से एकता देखने को मिल रही है, किस तरीके से विकास दिख रहा है, किस तरीके से भव्य मंदिर दिख रहा है, किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दिख रहा है। तो आप सबके सामने है। तो आपने एक भव्य मंदिर का नाम लिया। एक वक्त वो था भारत के अंदर जब युवा कार सेवा करने के लिए जाते थे और राम मंदिर के ऊपर जब भगवा ध्वज लहराते थे तो उनको गोलियों से भून दिया जाता था। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कोठारी बंधु अविनाश माहेश्वरी जी, जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो हमारे अजमेर से ही आते हैं। लेकिन आज के समय में हमने कुछ और नज़ारा देखा। 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, भारत का हर एक युवा, हर एक बच्चा भगवा ध्वज लहरा करके जय श्री राम के नारे लगा रहा था। ये दिया है माननीय मोदी जी ने हमें, हिंदुत्व के ऊपर प्राउड फील करने की एक प्रेरणा दी है। क्या कहेंगे इस बारे में, सनातन के लिए जो कार्य किया है मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान? मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक सपना अपने मन के अंदर सोचे हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा ली है। वो सपना है भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना, और हम उस और ही काम कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हो रही थी तो पूरे भारत देश के अंदर गांव गांव, ढाणी ढाणी, घर घर तक केवल एक ही दिख रही थी, केवल भगवा पताका। अब आप देख सकते हैं प्रत्येक घर के अंदर केवल पूजा पाठ, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, लोगों में खुशी का माहौल था, फटाके फोड़े जा रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से, हमारी जो खोई हुई संस्कृति थी, हमारी जो विरासत थी, हमारी विरासत हमें किस रूप में, गर्व के रूप में मिल रही है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मान सम्मान दिया, जो हमें गर्व दिया, हम आने वाला युवा केवल एक ही बात कहेगा कि हमारा वोट राष्ट्र के नाम, हमारा वोट देश के नाम, हमारा वोट मोदी जी के नाम। कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि ये एक सिर्फ पॉलिटिकल रूप से लिया गया निर्णय था राम मंदिर का उद्घाटन जो इस समय किया गया है। उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हो? कांग्रेस का काम केवल आपस में लड़ाना और झगड़ाने का काम रहा है। आप सबको ध्यान में है, कांग्रेस सरकार ने पिछले 500 वर्षों में हमारे रामलला जो तंबू में बैठे थे, उनके लिए कांग्रेस ने कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करी, कभी ऐसा कोई भव्य मंदिर के निर्माण के बारे में नहीं सोचा। आपको बताना चाहूँगा, पिछले जब 14 वर्ष का वनवास हमारे राम जी काट के आए थे तो राम जी ने उस समय कितना संघर्ष किया था, और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 500 वर्षों से हमारे रामलला तंबू में बैठे थे, आज उनका भव्य मंदिर बनवाकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को जो सम्मान देने का काम किया, वो आप सबके सामने है। आदरणीय भावेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 5 साल और दे दीजिए। 5 साल के अंदर सनातन धर्म को जिस तरीके से मान सम्मान मिलेगा और जिस तरीके से हमारा भारत देश आने वाले समय के अंदर हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को जो आगे बढ़ाने वाला है, वो आप हम सब के बीच में एक ऐसा माहौल होगा। जो लोग ये बोल रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत का विभाजन करना चाह रहे थे, उन सब लोगों के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा होगा, और जय जय श्री राम के नारों के साथ हम हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी ने धारा 317 हटा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को भी पूरा किया। क्या कहना चाहेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बारे में, मोदी जी के योगदान के बारे में जो उन्होंने धारा 370 को हटाने के अंदर किया, और कितना बदलाव देख रहे हैं आप कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने के बाद में? भारत देश का जो शुरू से एक सपना था, जो भारत देश के प्रत्येक नागरिक का एक सपना था, जो कि हमारी भाजपा उस सपने को पूर्ण करने की ओर काम कर रही थी, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था, एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान। उसके ऊपर लेकर जब जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये काम शुरू किया, तो उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद, काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ, उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिली। उस सफलता को पूरा करने के लिए
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब काम करना शुरू किया तो धारा 370 हटकर आज आप सबके सामने है। आज हम सब लोग एक नारा देते हैं, जब बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा कश्मीर हमारा है। तो आज आप सब लोग देख सकते हैं कश्मीर में जिस तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आज आम जन रहता है, आज वहाँ पर सनातन धर्म भी खड़ा होने को तैयार हो गया है। आज वहाँ पर एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान भी आपको देखने को मिल रहा है। यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है। अगर हम हमारे लोकसभा क्षेत्र अजमेर की बात करें तो यहाँ से प्रत्याशी है किसान परिवार से आने वाले सेवाभावी श्री भागीरथ जी चौधरी। आप पर्सनली उनसे मिल भी चुके हैं, आप उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे भागीरथ चौधरी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और कितनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं आप भागीरथ चौधरी जी से? आदरणीय भावेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो सांसद महोदय हैं भागीरथ जी चौधरी, आपने युवाओं को लेकर जो संघर्ष किया, युवाओं को जो आगे बढ़ाने का काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई और सांसद नहीं कर सकता है। आदरणीय भागीरथ चौधरी जी ने जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता में रहते हुए युवाओं के ऊपर अत्याचार करने का काम किया, भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया, हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया, जब हमारे युवा अपना भविष्य संवारने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, तब इन्होंने पेपर आउट कराकर जो काम युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया, उन सब के लिए हमारे भागीरथ चौधरी जी ने, चाहे वो जयपुर में हो चाहे वो अजमेर में हो, युवाओं के साथ इन्होंने सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया। आपको मैं बताना चाहूँगा, जब हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग का बड़ा प्रदर्शन किया तो उसके अंदर सबसे अग्रिम भूमिका निभाने वाले हमारे आदरणीय भागीरथ चौधरी जी थे, जिन्होंने युवाओं के साथ युवा की ताकत दिखाते हुए बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन किया और ये बताया इस कांग्रेस सरकार को कि हमारा युवा आज दलदल की ठोकरें खा रहा है। इस प्रकार युवाओं को आगे लाने का काम, युवाओं के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ने का काम हमारे भागीरथ चौधरी जी ने किया था। हमारे साथ पेपर लीक की पीड़ा झेल रहे कुछ युवा भी मौजूद हैं और कैमरा में चाहूंगा कि उनके ऊपर भी फोकस हो। तो युवाओं से क्या जानना चाहूंगा कि क्या भागीरथ जी चौधरी आपके साथ खड़े हुए थे पेपर लीक प्रकरण के दौरान? बिल्कुल एक स्वर में मैं आपको उत्तर चाहता हूँ। बिल्कुल खड़े हुए थे, बैरिकेड पे खड़े हुए थे, सबसे पहली पंक्ति में खड़े हुए थे। और कितना जोश मिलता है जब एक सांसद दर्जे का व्यक्ति युवाओं के लिए बैरिकेड पे खड़े होकर के धरने देता, कितनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है आप लोगों को, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जोश मिलता है और पूरा दमखम दिखता है कि हाँ बिल्कुल, और भागीरथ जी बहुत साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। और उसमें पंक्ति में हम भी सब थे शामिल, जिला अध्यक्ष जी के साथ हमारे उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी सब साथ में थे। भागीरथ जी ने पहली पंक्ति के अंदर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने का काम किया, अध्यक्ष जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया। और अगर ऐसे सांसद जो अजमेर के सांसद है वो अगर युवाओं के सामने फ्रंट में अगर खड़े होते तो हजारों कांग्रेसी अगर हमें रोकने की कोशिश करते तो मैं उनको दगा करके हमें आगे निकल जाते। कहावत भी है कि अ लीडर इज द वन हु लीड फ्रॉम द फ्रंट। बताना चाहूँगा, भागीरथ जी ने जब जब हमारे युवाओं के साथ बैठना हुआ और जब जब उन्होंने मंच पर बैठकर युवाओं को संबोधित किया तो उन्होंने एक ही लाइन कही थी, संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जमाना चलता है। भागीरथ जी को मैंने देखा है कि जब भी वो युवाओं से मिलते हैं, बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, इतने बड़े स्तर के वो नेता बन चुके हैं, लेकिन युवाओं के कंधे पर हाथ रख के बड़े अपनत्व के भावों के साथ बात करते हैं। क्या बातचीत होती है जब वो कंधे पे हाथ रख के आपसे बात करते हैं? तो युवा अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता है, हमें एक काम करने की नई ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, हमारे एक अंदर एक नई ऊर्जा का संचार के साथ साथ एक शक्ति आती है कि हमारे साथ इतना बड़ा लीडर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए संघर्ष करने वाला हमारा नेता हमारे साथ खड़ा है, तो हमें और डबल ताकत के साथ काम करने का मौका मिलता है। पिछली बार भागीरथ जी चौधरी 4.5 लाख के करीब वोटों से जीत करके सांसद बने थे। इस बार युवा मोर्चा की क्या तैयारी है, किस प्रकार से कार्य कर रहा है? तो इस बार कैसी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के? मैं आपको बताना चाहूँगा, भागीरथ जी बहुत ही सरल और सहज और बिल्कुल ईमानदार लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी है हमारे। आपको मैं जो हमारा युवा मोर्चा आज आपके बीच में बैठा है, ये युवा मोर्चा आज इस तैयारी के साथ हम मैदान में जा रहे हैं कि जिस तरीके से भागीरथ जी ने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, हमारा युवा मोर्चा मंडल स्तर पर पहुंचकर एक वातावरण खड़ा करेगा। इस वातावरण के साथ साथ हम बाइक रैली का आयोजन करेंगे, विधानसभा के अंदर हम सम्मेलन करेंगे,
हमारे जिला पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्षगण, ये सब प्रवास पर निकलेंगे और बूथ अध्यक्षों के साथ हम बैठकर संवाद करेंगे। हम उन युवाओं से मिलेंगे जिन युवाओं के साथ इस कांग्रेस सरकार ने धोखा किया, उन युवाओं से मिलेंगे जिन युवाओं ने अपने पिछले 10 से 5 साल के कैरियर के अंदर पढ़ाई कर कर रात दिन अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए जो सपना सोचा था, उस सपने को पूरा करने के लिए केवल काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, आदरणीय भागीरथ चौधरी जी कर सकते हैं। उसको लेकर हम मैदान में उतरेंगे। पुष्कर माननीय मोदी जी पधारे थे, विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था और उसमें उन्होंने जनता को कहा था कि भागीरथ चौधरी जी को दिया हुआ एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। तो मोदी जी स्वयं आह्वान करके गए हैं, तो और कुछ तो बचता नहीं है। फिर भी आप देश की जनता, अजमेर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आह्वान स्वरूप, ताकि 26 अप्रैल को वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, पधारे और मतदान करें, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे विकास पुरुष भागीरथ चौधरी जी ने जिस तरीके से विकास की गंगा भाई है, आपके सामने है। पिछले 5 वर्षों के अंदर जो काम हुए वो आप सबके सामने है। चाहे वंदे भारत ट्रेन की हम बात करें, चाहे मेड़ता रेलवे लाइन की हम बात करें, आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो विकास पहुंचा है वो आदरणीय भागीरथ चौधरी जी की देन है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मेरे युवा साथियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा वोट देश के नाम, हमारा वोट राष्ट्र के नाम, हमारा वोट मोदी जी के नाम, हमारा वोट भागीरथ जी के नाम। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उन मतदाताओं के लिए जो पहली बार वोट डालने जाएंगे, जो भी 18 साल के कंप्लीट किए हैं, लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? आदरणीय भावेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारा जो नव मतदाता है पूरे अजमेर ज़िले के अंदर प्रवास किया है। उस प्रवास के अंदर मैंने नव मतदाताओं से बात की है, तो आज का नव मतदाता आने वाले भविष्य को देख रहा है। आज का नव मतदाता ये समझ चुका है कि हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी ही है, और उनको ये ध्यान में है कि अगर हम आगे कुछ कर सकते हैं, या हमारा देश आगे बढ़ सकता है, या हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और युवाओं को अपना आदर्श चुनना पड़ेगा, क्योंकि सामने एक तरफ तो है एक ऐसा व्यक्ति जो किसान परिवार से आया, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के दम पर आज वो सांसद के पद तक पहुंचा, और दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ दुराचार के आरोप लगाए हैं। तो युवाओं को अपना रोल मॉडल तो चुनना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे सामने 2 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी जो कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला, एक प्रत्याशी जो भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने वाला, और दूसरा प्रत्याशी वो जिन्होंने केवल अपने कैरियर के अंदर केवल दाग लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे वो भ्रष्टाचार का दाग हो, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार का दाग हो। तो अर्जुन नलिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और अभी इस समय आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ अमूल्य समय निकाला, इसलिए आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। और इससे पहले कि आप विदा करें, कुछ पंक्तियाँ आपके जोशीले अंदाज में सुनना चाहूँगा। उसके बाद कुछ युवा साथी मौजूद, उनसे वार्तालाप करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युवाओं के ऊपर जो जोश और उमंग दिख रही है, जो उनके चेहरे के ऊपर चमक दिख रही है, उसको लेकर मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों की विरासत में इन्हें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है वो खून पसीने की चमक है। क्या बात है। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, तो मैं पूछूंगा उनसे एक ही सवाल सभी से कि अगर उनको भागीरथ चौधरी जी को डिफाइन करना पड़े कुछ शब्दों में, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरा नाम हितेश मेवाड़ा है, मैं विजयनगर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ, और मेरा वोट भागीरथ चौधरी जी को एक विकास पुरुष के रूप में मिलेगा, और वोट मोदी जी के नाम मिलेगा, राम मंदिर के नाम मिलेगा। मेरा नाम गोविंद सिंह राठौड़ है, मैं पंचायत समिति से सदस्य हूँ, युवा मोर्चा मांगलियास मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरा वोट राष्ट्र हित में और भागीरथ जी चौधरी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि सरल स्वभाव और एक ईमानदार है। मैं युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ और मेरा वोट भागीरथ चौधरी को जाएगा, क्योंकि किसान हितैषी है और सरल स्वभाव का धनी है वो। मेरा नाम हंसराज चौधरी, जिला मंत्री भाजपा अजमेर देहात, और मेरा वोट राष्ट्र हित में भागीरथ जी को जाएगा। और मैं 2 लाइनें भी कहूँगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरा नाम बाबूलाल गुजर है, भाजपा युवा मोर्चा में मैं जिला मंत्री के दायित्व पर हूँ।
और मेरा वोट राष्ट्र हित में, मेरा वोट किसान पुरुष भागीरथ जी चौधरी को। मेरा नाम रणविजय सिंह शेखावत है। मैं भाजपा युवा मोर्चा भवानीखेड़ा मंडल का मंडलाध्यक्ष हूँ और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरा मोदी भागीरथ चौधरी, हम सबका मोदी भागीरथ चौधरी, राष्ट्र हित में, सनातन हित में और इस भारतवर्ष को ऊंचाइयों पहुँचाने के लिए हम कहना चाहेंगे एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, भारत माता की जय। लोकसभा चुनाव आने को है, 26 अप्रैल को अपने मतदान का प्रयोग सही पार्टी के हक में करें, क्योंकि आपका वोट देश की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।